नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं आदित्य विश्वकर्मा हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर भूतों से रिलेटेड कहानियाँ और सच्ची घटनाएं जैसे तमाम स्टोरीज आती रहेंगी। इसलिए अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना पसंद है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली कहानी की ओर। आज तक वैज्ञानिक भी ये पता नहीं लगा पाई है कि मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। क्या भूत सच में होते हैं? अलग अलग धर्मों में इनका जिक्र सुनने को हमें मिलता है। हमारे हिंदू पुराण में भी आत्मा, भूत, गंधर्वों का स्पष्ट रूप से जिक्र मिलता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें इन सुपर नेचुरल शक्तियों से छेड़छाड़ मात्र इसलिए करते हैं कि वो इनको देख सकें। कहा जाता है कि शमशान घाट से चिता को अग्नि देने के पश्चात जब हम लौटते हैं तो हमें शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखनी चाहिए। लेकिन क्या हो अगर कोई जानबूझकर शमशान घाट से लौटते वक्त पीछे मुड़कर देख ले? दोस्तों, पिछले शमशान घाट की स्टोरी पर आपका इतना प्यार और सपोर्ट मिलने के बाद आज मैं एक बार फिर शमशान घाट की एक और रोमांचक कहानी लेकर लौटा हूँ। दोस्तों, ये कहानी एक विशाल नाम के लड़के की है जिसे बचपन से ही भूत प्रेत की किस्से कहानियाँ सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। लेकिन जैसे जैसे विशाल की उम्र बढ़ने लगी उसके मन में अब किस्से कहानियों के भूतों को हकीकत में जानने का अलग ही लालसा चढ़ गई, जिसने विशाल के हंसते खेलते खुशहाल जिंदगी को जड़ से ख़त्म कर दिया। तो इस कहानी को विस्तार से समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे चलना होगा कि आखिर विशाल ने ऐसा कौन सा कदम उठाया कि उसकी ज़िंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। आज से तकरीबन 7 साल पहले जब विशाल महज 15 साल का था, बचपन से ही भूत प्रेत की किस्सों कहानियों को सुनने के कारण विशाल का मन अजीब अजीब तरह के विचारों में उलझा रहता और अपने से बड़े बुजुर्गों से वो भूतों, आत्माओं के बारे में पूछा करता। एक रात विशाल अपने दादी के साथ उनके बगल में सोया हुआ था। अक्सर वो अपने दादी को भूतिया कहानियाँ और उनके समय की बातें बताने के लिए परेशान करता रहता। उस रात भी विशाल अपने दादी को भूतों की किस्से कहानियाँ सुनाने के लिए परेशान कर रहा था। लेकिन कुछ दिनों से विशाल की दादी का तबीयत धीरे धीरे बिगड़ने लगा था। इसी वजह से विशाल की दादी ने विशाल से कहा, अब क्या कहानियाँ सुनेगा? अब मेरा भी समय आ गया है। अब जल्द ही मैं तेरे दादाजी के पास चली जाऊंगी। लेकिन विशाल ने अपने दादी की बात को अनसुना कर दिया और वो जिद पर अड़ा था कि उसे कहानियाँ सुननी ही है। दरअसल विशाल को ऐसा लगता है कि उसकी दादी को कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अभी उतनी बूढ़ी नहीं हुई थी। विशाल के जिद की वजह से उसकी दादी ने एक भूतिया वाकया विशाल से बताना शुरू किया। एक रात मैं सोई हुई थी कि तभी एकदम से आधी रात मेरी आँख खुली और जब मैंने सामने की ओर देखा तो एक औरत जिसके लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ था और वो एक तरह से गुर्रा रही थी। अभी विशाल की दादी इतना कह ही रही थी कि विशाल उनकी मर्दानी फाड़कर एकदम से अपने कमरे में भाग गया, क्योंकि विशाल को ये कहानी सुनते वक्त विशाल की दादी विशाल की ओर देखते हुए बड़े ही अजीब तरह से मुस्कुरा रही थी। शायद इसी वजह से विशाल डर के मारे भाग गया और उस दिन के बाद से विशाल अब अपने दादी से दूर रहने लगा। अप्रैल का महीना चल रहा था कि अचानक एक दिन विशाल की दादी की तबीयत एकदम से बिगड़ गया और उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई कि उन्हें फ़ौरन ही हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और विशाल भी अपने दादी के साथ ही गया था। दरअसल विशाल के पिताजी बाहर शुरू से ही रहते हैं और जब विशाल की दादी का तबीयत यूं खराब हुआ तब विशाल के पिताजी बाहर ही थे। लेकिन सौभाग्य से विशाल के बड़े पापा के छोटे लड़के और विशाल के बड़े पापा घर पर ही मौजूद थे। हॉस्पिटल में भर्ती होने के लगभग 2 दिन बाद ही विशाल की दादी गुजर गई और विशाल ने अपने जीवन में पहली बार किसी को मरता देखा था। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे मानो इस सांसारिक मोह माया में उलझकर भूल जाता है। विशाल की दादी की मृत्यु के अगली सुबह उन्हें अंतिम यात्रा पर ले जाने की तैयारियां हो रहा था।
और यहाँ विशाल अपने दादी की मृत्यु से एकदम टूट सा गया था। और जैसे ही शव को अब शमशान घाट ले जाने की तैयारी होने लगी तो विशाल सबसे पहले कंधा देने के लिए जा खड़ा हुआ। लेकिन विशाल की माँ विशाल को शमशान घाट पर जाने के लिए एकदम से मना कर रही थी, क्योंकि विशाल की उम्र अभी कम थी। लेकिन विशाल घर रुकने को जरा भी तैयार नहीं था। खैर, विशाल के जिद के आगे किसी की नहीं चली और अब सब लोगों के साथ अर्थी को कंधा देते हुए विशाल भी शमशान घाट की ओर निकल पड़ा। शमशान घाट पर पहुंचते ही पंडित जी ने विधि पूर्वक मंत्रों उच्चारण करने के बाद चिता को अग्नि देने को कहा और विशाल के बड़े पापा ने विशाल के दादी को अग्नि दी। उसके पश्चात सब लोग एक एक कर उसी शमशान घाट की नदी में स्नान करने लगे। स्नान करने के पश्चात अब सब लोग घर की ओर लौटने लगे कि तभी पंडित जी ने सबको चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान रहे कोई पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। पंडित जी की बात पर विशाल के दिमाग में एक सवाल घर कर गई कि आखिर क्यों पीछे मुड़कर नहीं देखना है। लेकिन विशाल ने इस बारे में किसी से नहीं पूछा, बल्कि जिज्ञासावश विशाल ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा तो सामने का वो दिल दहला देने वाला दृश्य देख विशाल एकदम से बेचैन होकर वहीं गिर पड़ा। और कुछ लोग विशाल को उठाकर उसके घर ले आए। विशाल की ऐसी हालत देख विशाल की माँ और घर के अन्य सदस्य बुरी तरह से घबरा गए। विशाल के भैया अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन किया और कुछ ही देर में डॉक्टर विशाल के घर पहुंचे। उस डॉक्टर ने विशाल को एक इंजेक्शन लगाया, जिसके कुछ क्षणों बाद विशाल होश में आ गया। और होश में आते ही विशाल अजीब अजीब तरह से हरकतें करने लगा। विशाल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो किसी से डर कर छुपने की कोशिश कर रहा है। उसकी हाव भाव देख ये समझने में देर न लगा कि जरूर ही विशाल किसी बुरी शक्ति के प्रभाव में आ गया है। डॉक्टर कुछ विशाल को दवा देकर चले गए और कुछ ही देर बाद एक बार फिर विशाल बेहोश होकर गिर पड़ा। घर में पहले ही मातम का माहौल बना हुआ था और इधर विशाल की हालत देख सब लोग और भी ज़्यादा परेशान थे कि तभी एक शख्स ने बताया कि शायद विशाल शमशान घाट से लौटते वक्त पीछे मुड़कर चल रही चिता की ओर देख लिया था। उस शख्स की बात सुन विशाल के घर वाले और भी ज़्यादा चिंतित हो गए, क्योंकि अगर वाकई में विशाल ने पीछे मुड़कर देखा था तो जरूर ही कोई आत्मा विशाल के पीछे लौट आई होगी। अब धीरे धीरे ये बात विशाल के गांव में फैलने लगी। विशाल की माँ विशाल की हालत देख बहुत परेशान हो गई, क्योंकि विशाल अपने घर का बड़ा बेटा था और उसके पिताजी भी घर पर मौजूद नहीं थे। शाम के तकरीबन 5 बज रहे थे और विशाल को लेकर सब लोग एक बहुत ही जाने माने सिद्ध बाबा के पास पहुँचे। और सिद्ध बाबा ने जैसे ही विशाल की हालत देखी तो वो एकदम से घबरा गए और उन्होंने विशाल के घर वालों से कहा, घोर अनर्थ, ये क्या? अब एक बहुत ही दुष्ट आत्मा विशाल के शरीर पर अपना कब्जा करना चाहती है, लेकिन किसी भी जीवित इंसान पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए कुछ दिनों का वक्त लगता है। आप लोग बहुत ही सही समय पर आए हैं। मुझे अपनी सिद्धियों द्वारा विशाल को लेकर एक यज्ञ कराना होगा, तत्पश्चात ही विशाल उस आत्मा से शायद बच जाए। विशाल के परिवार वाले उस यज्ञ को कराने के लिए तैयार हो गए। अब वे पंडित जी यज्ञ की तैयारियां करने लगे और तकरीबन शाम के 7 बजे तक काली माता के स्थान पर यज्ञ की सारी तैयारियां हो गई। और घेरा बनाकर विशाल के हाथ बांधकर पुजारी जी ने अपना मंत्र उच्चारण शुरू किया। और मंत्र उच्चारण की ध्वनि जैसे ही विशाल के कानों में पड़ी तो विशाल का शरीर एकदम से अकड़ने लगा और अचानक वो अजीब तरह से बैठ गया, जैसे मानो ऐसा लग रहा था कि विशाल के शरीर को कोई अंदर ही अंदर से मड़ोड़ रहा है। जैसे जैसे पंडित जी के मंत्रों उच्चारण बढ़ रही थी, वैसे ही विशाल अब अपने सर को जमीन पर पटकने लगा। यह सिलसिला तकरीबन 1 घंटे तक चलती रही। और जैसे ही पंडित जी ने अपना आखिरी मंत्र फुसफुसाया और विशाल का शरीर एकदम से हवा में उठ गया और धड़ाम से बेजान होकर नीचे गिर पड़ा।
उसके शरीर से कुछ धुआंनुमा आकृति बाहर निकली और तकरीबन 2 दिन बाद विशाल को होश आया। उस रूह के प्रभाव के कारण विशाल का शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन विशाल बच गया। उस घटना के बाद से विशाल ना जाने क्यों बहुत गुमसुम सा रहने लगा और किसी के भी न पास जाता और न किसी से बातचीत करता, जैसे मानो विशाल अब विशाल नहीं बल्कि कोई और है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही और कहानियाँ आगे अपलोड होती रहे। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और आगे वीडियो बनाने में रुचि और बढ़ जाती है। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने उन दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें जो रात में कहानियाँ और भूतिया घटनाओं को देखना जरा भी पसंद नहीं करते, यानी डरते हैं। धन्यवाद दोस्तों।